children, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, we will today study a new chapter in your science subject, that is chapter number 12, friction as a force. So you have already learnt about force. आपने force के बारे में already पढ़ा है. force क्या होता है? एक टाइप का एनर्जी होता है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, जिसको अप्लाई करने से कोई वर्क आपका डन होता है. isn't it? Work is done when some force is applied on an object to move, isn't it? So force is an energy which has to be applied to an object so that work can be done. Okay, now what do you mean by friction? तो फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट करता है. Okay, so we will in this chapter we will learn about some important things about the frictional force. Okay, so in this chapter we will learn about the definition of friction. Then we will learn about the different types of friction. Then what are the advantages and disadvantages of friction. Okay, so and also we will learn about how to increase the friction and how to reduce the friction. Okay, so this whole chapter is based on the important points about the force of friction. Okay, so let us start with the definition of friction. Now to explain the definition of friction, we will just see this डायग्राम. तो ये डायग्राम को आप देख सकते हैं. यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो छोटा सा बच्चा है, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज अप्लाइंग फोर्स. आप देख पा रहे हो उसके हाथों से वो एक फोर्स इस टेबल के ऊपर डाल रहा है सो दैट द टेबल कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो ये जो बच्चा आप देख पा रहे हो, दिस किड इज अप्लाइंग फोर्स. तो अपने हाथों से वो इसे इस टेबल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने के लिए वो अपने हाथों से उसे पुश कर रहा है. ओके, सो यू कैन सी द पुश. द boy is pushing the table to move the table. Now here you can see the word friction. So now what is friction? तो friction जो फोर्स है वो क्या होता है, वो हमेशा जो भी अप्लाइड फोर्स होता है उसके ऑपोजिट में एक्ट करता है. तो देखिए आप पुश का, देखिए आपका एरो देखिए कौन से साइड पुश कर रहा है. ये जो बच्चा है ये अपने टेबल को इस तरफ पुश कर रहा है. दैट मीन्स टूवर्ड्स योर लेफ्ट साइड ही इज पुशिंग. Okay, now you can see the frictional force. Frictional force will act on your right hand side. तो ये बच्चा जो टेबल लेफ्ट हैंड साइड में पुश करने के लिए ये कोशिश कर रहा है, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये आपका, आप देख पा रहे हो इसका एरो राइट हैंड साइड की तरफ है. सो नाउ यू कैन से दैट द फ्रिक्शनल फोर्स always it acts on the opposite direction of the force applied. So ये friction हमेशा क्या करता है, opposite direction में हमेशा act करता है. And when it is acting, when the two things are in contact with each other. So आप देख पा रही है ये जो टेबल है ये और ये बच्चे का हाथ, ये एक कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट में है, तो ही ये फोर्स अप्लाई हो रहा है. और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि ये जो टेबल और ये जो फ्लोर है ये भी डायरेक्टली दे आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर. तो ये दोनों भी देखिए एक दूसरे के कांटेक्ट में है. तो यू कैन सी दैट व्हेनेवर ए फोर्स इज अप्लाइड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन द अपोजिट डायरेक्शन. ओके, सो आप हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स को क्या बोल सकते हैं, इट इज़ ए फोर्स दैट अपोजेस मोशन.
So frictional force is the force which always acts on the opposite direction of motion. Okay, so let us see some of the things. So when two things rub against each other they cause friction. तो हमेशा फ्रिक्शन कब होता है? जब दो चीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे के से रब होता है. ओके, सो लेट अस सी अगेन सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. नाउ इफ़ यू सी दिस पेन, मैं ये पेन को यहाँ पर रख रही हूँ, तो आप देख पा रहे हो ये पेन और ये मेरा जो फिंगर है ये दोनों फिजिकली कांटेक्ट में आ गए. तो अब मैं क्या करूँगी? फोर्स अप्लाई कर रही हूँ. देखिए, ये देखिए, मैं फोर्स अप्लाई करती हूँ. जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ ये वाला पेन मूव हो रहा है. ठीक है, और यदि मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो ये देखिए यहाँ पे ये पेन यहीं पर रह गया है. Okay, so now as I am applying the force, my finger and this pen are in contact, physical contact. ठीक है, और अब मैंने ऐसे छोड़ दिया है तो आप देख सकते हैं ये टेबल और ये पेन दोनों कांटेक्ट में है. ठीक है, तो जैसे ही मैं इसे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो ये मूव हो रहा है और मैंने छोड़ दिया तो ये स्टॉप हो रहा है. क्यों स्टॉप हो रहा है? बिकॉज अ अपोजिट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट. तो ये एक अपोजिट फोर्स पे एक्ट कर रहा है. कहाँ पे एक्ट कर रहा है? ये पेन के ऊपर. सो अपोजिट फोर्स इज एक्टिंग बाय दिस दिस टेबल. ओके, सो एंड दैट इज प्रिवेंटिंग द मोशन ऑफ योर पेन. तो मैंने जैसे ही फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया है ये पेन का मोशन स्टॉप हो गया है, बिकॉज यहाँ से एक अपोजिट फोर्स भी एक्ट कर रहा है ये पेन के ऊपर, जो कि इसके मूवमेंट को फर्दर जाने के लिए वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. ठीक है, इसको फर्दर ये मूवमेंट ना हो उस वजह से ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट इज़ एक्टिंग ऑन इट. तो क्यों ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग? बिकॉज इफ अ थिंग इज मूविंग, सो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट एक्टिंग. एक थिंग यदि ऐसे मूव हो रहा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है तो ये थिंग कभी भी स्टॉप नहीं होगा. Okay, so that is why force of friction is must. Now one more thing is, as you know that force is been applied, तो कभी force जब applied होता है तो क्या होता है? देखिए, मैंने ये force को applied किया तो क्या हो रहा है? ये movement हो रहा है. Okay, movement is going on, and if I am opposing a force over here, तो movement क्या होता है? धीरे धीरे ये slow down होता है and then it completely stops. So friction either slows down or completely stops the object from motion. So just see the definition. It is the force that opposes or resists the relative motion between the two bodies or surfaces in contact with each other. It always acts in the opposite direction of motion. Okay, then you can also write that, so friction either slows down or completely stops the object from moving. Then the next point is, next point is, if there is no friction, if friction, that is opposite force, is not there, then the things keep on moving. Okay, so if ये पेन को मैं opposite से stop नहीं करती हूँ, movement फिर continuous चला जाएगा. देखिए, फ्रिक्शन इज नॉट देयर. ये देखिए, अब मैंने इसको हिलाया. ओके, नाउ आफ्टर सम टाइम द मूवमेंट इज गेटिंग स्लोअर डाउन एंड इट completely stops. Okay, why it is stopping? I have not applied any force, but a frictional force is acting opposite to it. That is why this pen has stopped moving. तो if friction is not there, then क्या होता था? ये पेन मूवमेंट से स्टॉप ही नहीं होता था, तो कोई भी चीज़ स्टॉप नहीं होता था. So it will be difficult, isn't it? So if there is no friction, then things keep on moving. And if there is too much of friction, ज़्यादा फ्रिक्शन हो गया तो भी ये सब चीज़ें मूवमेंट ही नहीं होंगे तभी. तो फ्रिक्शन जो है वो नहीं भी होगा तो भी हमको ठीक नहीं होगा, और ये ज़्यादा भी होगा तो भी वो प्रॉब्लम हो जाएगा मूवमेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ सम थिंग्स. ओके, सो दीज आर द main properties of friction. Okay, so it is the opposing force
it either slows down or stops the object in moving, and if there is no friction, then that will be the object will keep on moving, and if there is too much of friction, then the object will never move. Okay, so these are the things what you have to study. नाउ इफ़ यू लुक टू दिस पिक्चर्स, यहाँ पर देख पा रहे हो आप कि बड़ा जो बॉक्स है उसको हम स्मूथ सरफेस के ऊपर हम इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये जो सरफेस आप देख रहे हो, ये जो यहाँ पे जो प्लैंक रखा हुआ है, ओके, तो ये स्मूथ सरफेस आपको दिख रहा है, ये स्मूथ है. और इस तरफ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ रफ सरफेस है. रफ मीन्स खुरदरे, तो ये रफ सरफेस है और ये स्मूथ सरफेस है. तो हमको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जैसे कि ये जो पर्सन है ये इसे पुश कर रहा है इस बॉक्स को, तो इजीली इट कैन बी पुश्ड बिकॉज स्मूथ सरफेस, ऑन स्मूथ सरफेस द फ्रिक्शन विच इज़ एक्टिंग इज लेस. स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन जो है वो लेस अमाउंट में एक्ट करता है, इसीलिए इसको हिलाना, वो जो स्मूथ सरफेस के ऊपर हिलाना इज ईजी. नाउ इफ दिस पर्सन इज पुशिंग द बॉक्स ऑन केप्ट ऑन अ रफ सरफेस, तो यहाँ पे उसको फोर्स जो है थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है रफ सरफेस में दैट इज मोर. ओके, सो दैट इज वाई ही नीड्स मोर फोर्स टू पुश दिस ऑब्जेक्ट. ओके, and one more thing is the heavy object always have more friction, so it is difficult to move the heavy object than the lighter object. So see here, 2 points are given to you. Heavy objects have more friction than light object, therefore it is difficult to push the iron box over the floor in comparison to wooden box of the same size. So whenever the material is heavy, the frictional force acting on it is more. तो जो अपोजिट फोर्स उस पर एक्ट करता है हेवी ऑब्जेक्ट पे वो ज़्यादा होता है, इसलिए हमको मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन जो लाइटर ऑब्जेक्ट होता है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स कम रहता है, इसीलिए हम उसे जल्दी से मूव कर सकते हैं. एंड इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ हैविंग less friction, that is in case of smooth surface, then also we can move the objects easily. And if the frictional force is more, that is in case of rough surface, then also it is difficult to move this heavy objects. Okay, so the surface area of an object can decide if the friction will be more or less. The bigger in the object, the greater will be the friction. Therefore, it is difficult to move a big box in comparison to a small box of same material. Now, what are the different uses of friction in our daily life? You can just read the examples, whatever is given here. Friction provides us grip that is necessary. Then friction helps us to hold things. Then friction between the soles of our shoes and ground prevent us to slipping while walking. So many examples have been given in your textbook. So just read this examples which are of different uses of friction. So see, I have written some of the important useful effects of friction. So it prevents us from slipping while walking. तो हम जब भी वॉक करते हैं उस समय एक फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, इससे हम क्या करते हैं, हम स्लिप नहीं होते हैं. तो आपने देखा होगा कि जब हमारे स्मूथ टाइल्स रहते हैं उसमें यदि किसी ने पानी फेंका है या हम ज़ोर से चलते हैं तो आप स्लिप कर जाते हैं. तो क्या होता है, स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शनल इफेक्ट कम होता है, इसीलिए हमें स्लिप करने का चांसेस ज़्यादा रहता है. ओके, तो जो रफ सरफेस में हम चलते हैं तो स्लिपिंग इफेक्ट इज़ लेस. देन फ्रिक्शन मेक अस टू hold many things. Then again it helps vehicles to move or stop while it moves. Okay, so these are the main important useful
effects of friction. Then I have written some of the harmful effects of friction. So friction जो है वो opposite direction में act करता है. तो जैसे कि आपको मालूम है, दो surface जब भी हम rub करते हैं इस तरह से, तो जैसे rub करते हैं तो as you just feel it, the palms become warm, so it produces heat. So whenever some object is running on or has contact on the other object, it produces unwanted heat, and this unwanted heat can cause wear and tear of the different parts. Okay, so if you can observe the sole of your shoes, तो देखिए ये सोल है आपके शूज़ का, तो आपका शूज़ का सोल इस तरह का रहता है जब आप नया खरीदते हो. तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल इफेक्ट देर इज़ द वेयर एंड टीयर. तो ये देखिए स्मूथ हो जाता है. तो जैसे ही ये स्मूथ हो जाता है, क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लेस एक्ट करता है और आप स्लिप हो जाते हो. ठीक है, तो सेम थिंग हैपन्स इन केस ऑफ योर टायर्स. Now if you can see the tires, these also have the grooves. Okay, so as they run on the road for long years, then क्या होता है, ये टायर स्मूथ हो जाते हैं और गाड़ी स्किड करने की ज़्यादा संभावना होती है. Okay, and see this person who is walking on the ice, this is a smooth surface, so less friction, that is why he is wearing the spike shoes, so that it prevents him to get while walking, it is preventing him from slipping. Okay, so these are the few harmful effects of friction you have to know. Produces unwanted heat, causes wear and tear of machine parts, and extra energy is needed to keep your object moving. Okay, so these all you have to remember. Now the main thing is how to prevent friction. फ्रिक्शन को आप कैसे कम कर सकते हो, कैसे ज़्यादा कर सकते हो. तो फ्रिक्शनल फोर्स को यदि है ज़्यादा है तो ये देखिए हम ऑयलिंग करते हैं. जैसे कैरम बोर्ड में भी आप देख सकते हो हम पाउडर डालते हैं, सो दैट द मूविंग ऑफ दिस कॉइन्स इज फ्री, isn't it? Carom coins easily can move. Then these slides you have to polish it so that the slides are have less frictional force. Then rollers and wheels are also used to reduce the frictional force. And the things were like the tires and shoes, spiked shoes, this increases the friction. Okay, so some things that are increasing the friction and some things that are reducing the friction. So to reduce friction you need to do all these processes: by oiling, by putting grease, sprinkling powder, by polishing. Now to increase friction you can put spikes to your shoes, and also the grooves of tires increase the friction. So please go through this chapter, read the chapter, you will find it very interesting. So read it properly, and whatever I have given you in short, just go through that. So this friction chapter is explained properly to you, so please go through this. Thank you.